देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है और ये इसका एक्सियल लाइन है। ठीक है ना बच्चों, ये इसकी एक्सियल लाइन है। हमने बोला था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है, होता है ना। क्या हो गया भाई ये? वेट करना बच्चों एक बार। चेंज नहीं हो रहा है। क्या बात होगी? बच्चों मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है। ध्यान से देखना है सभी ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसे होता है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और यहां से यहां तक भी बढ़ता है और फिर उसके बाद मैक्सिमम होकर फिर डिक्रीज होने लग जाता है। मैं एक बात बता देता हूं आपको, जब ये बढ़ता है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, और जब ये घटता है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी यही सीन आता है, मैक्सिमम जहां पे आता है वो क्या होता है, r/√2। ठीक है। अब अगली बात आती है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। पहली बात, अगर आपका mg इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल q नॉट Emax, ये होती है। ये लगेगी मैक्सिमम फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे मूव करवाओगे तो। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम। ठीक है। इफ mg इज टू QE आ जाएगा, QE मैक्स, याद रखना। तो चार्ज पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे आएगी। बता देता हूं आप क्यों। यहां पे लगेगा mg और यहां पे लगेगा QE मैक्स, और दोनों बराबर होंगे तो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्टेबल रहे, यहां पे आ जाएगा। अब आता है ये आएगा तो सही, पर सर ये स्टेबल हो गया अनस्टेबल, तो मैं बात करूंगा कि एक बार इसको नीचे डिस्प्लेस करके देख लेते हैं। अगर आप इसको नीचे डिस्प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। हाँ, तो जब आप इसको नीचे डिस्प्लेस करोगे x, तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो FE की वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। तो नीचे की साइड आपने डिस्प्लेस किया, ये डिक्रीज हो गया, तो मैं बोल दूंगा आप mg ग्रेटर देन FE हो जाएगा। ये FE तो है, हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो नीचे डिस्प्लेस किया और नीचे ही फोर्स लग गया नेट, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम बोल देंगे
इक्विलिब्रियम तो आएगा बट अनस्टेबल। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए पूछ लेना, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, ठीक है। जेई नीट सभी को बता रहा हूं मैं, समझोगे तो अच्छा लगेगा वरना फिर मजे नहीं आएंगे। अगर आपकी mg की वैल्यू लेस देन क्यू मैक्स है तो क्या होगा? तो पक्का ये तो बात क्लियर हो गई, इसके अलावा किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या तो यहां पे या यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, है ना। कैसे? ग्रीन पेन यूज करते हैं, अब पता लग जाएगा। मान लो ये होगा कंडीशन, तो पक्का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो इसके बराबर होगी। नोट लगा देते हैं, अरे होगी ना। एंड दिस E इज लेस देन E मैक्स, समझ में आया? तो पक्का वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहां पे होगा, मान लो ऐसे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग टू दो वैल्यू होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ई मैक्स के अलावा एक ही साइड ऑफ एक्सिस पे दो वैल्यू, या मैं बोलूंगा एक वैल्यू दो एक्स पे लाई करती है, एक तो x1 पे और एक x2 पे, है ना। हाँ, आपसे बोल दिया जाएगा बताओ बच्चों, बताओ बच्चों कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा अनस्टेबल होगा। तो हम बोलेंगे if mg is less than q naught e max, it implies somewhere else where q naught multiply e, और e is less than e max जहां पे mg की वैल्यू बराबर होगी इन दो पॉइंट पे। देख गया? हाँ, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे हमने देखा नीचे क्या लगेगा, mg। नीचे क्या लगेगा जल्दी बताओ बच्चों? नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा qe, है ना। हाँ, तो जब इसको आप नीचे डिस्प्लेस करोगे तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी, mg तो कांस्टेंट रहेगा। तो एट x1 जब आप इसको नीचे डिस्प्लेस करोगे x, तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज mg ग्रेटर देन qe हो जाएगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे, है ना। नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो हम बोल देंगे भाई एफ नेट नीचे लग रहा है, मतलब हमने नीचे डिस्प्लेस किया, एफ नेट नीचे लग रहा है। इट मींस ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा x1 पे। फिर बात आती है एट x2। x2 पे देखोगे तो ये कंडीशन है x2 की यहां पे, ठीक है। नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा qe। तो देखो जब आप इसको ध्यान से देखना, एट x2 यहां पे लिख देता हूं, एट x, चलो इधर ही लिख देते हैं एट x2। जब हम नीचे डिस्प्लेस करेंगे x, तो देखो नीचे डिस्प्लेस करोगे तो E की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, तो हम लिखेंगे E इंक्रीजेस, देन mg becomes लेस देन qe, और qe किधर लग रहा है? ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो नीचे डिस्प्लेस किया, ऊपर फोर्स लगा। अब हम बोले चलो ऊपर डिस्प्लेस करके देखते हैं, हमने ऊपर डिस्प्लेस किया। ऊपर करोगे डिस्प्लेस बच्चों तो क्या डिक्रीज हो रहा है? E डिक्रीज हो रहा है, तो QE डिक्रीज हो जाएगा। तो mg ग्रेटर देन QE, और mg किधर फोर्स लगाता है? डाउनवर्ड, तो नेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो आप बोलोगे नेट लग रहा है डाउनवर्ड। नीचे डिस्प्लेस किया, ऊपर नेट फोर्स लगा, ऊपर डिस्प्लेस किया, नीचे नेट फोर्स लगा, तो हम बोल देंगे x2 क्या है? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? आया क्या? तो आपको पता लग गया होगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे रिएक्ट करती है। एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, वैसे ही करवा दिया, पर आगे कम क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बस क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। यार मोहित एक बार लेक्चर देख लियो ना, एक बार देख लो ध्यान से।
तो अगर mg ज्यादा होगा QE मैक्स से, तो चार्ज पार्टिकल को नीचे आने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो कहीं पे फोर्स नेट जीरो होगा ही नहीं। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये बात क्लियर है कि इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। अगर मान लो QE मैक्स बराबर हो गया mg के, तो नेट फोर्स केवल इस पॉइंट पे जीरो होगा, उसके अलावा कहीं पे जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि बाकी सभी जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कम है ना। हाँ, तो हम बोल देंगे केवल ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा, बट हमने यहाँ पे चेक करके देखा, डिस्प्लेस करके देखा, तो हमें पता चला ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर हमने देखा मान लो mg की वैल्यू लेस देन है, mg की वैल्यू लेस देन है, ये कंडीशन लेके देखिए, mg की वैल्यू लेस देन है QE मैक्स, तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी E की जिसके कोरस्पॉन्डिंग mg इक्वल टू QE हो जाएगा। उस केस में हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे, एक x1 और एक x2, दोनों पे हम डिस्प्लेस करके देखेंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन कैलकुलेट करके देखेंगे और फाइनली आंसर निकाल लेंगे। कौन सा स्टेबल आएगा कौन सा अनस्टेबल वो आप लोगों को देखना है, चेक करके करोगे ना चेक। हाँ, आ जाओ अब आगे चलते हैं। अब बच्चों बात आती है, मान लो मेरे पास एक रोड है, पुराना टाइम पे आ जाएगा बेटा, मान लो मेरे पास एक रोड है, एल लेंथ, इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज भी क्यू है, वट एवर जो भी हम मान लेते हैं, लैम्बडा कूलम पर मीटर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया? हाँ, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है इस रिंग की वजह से इस पे, तो आप लोग क्या करोगे, आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लोगे, इसकी रेडियस है r मान लो, तो आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लोगे dx, तो इस पे चार्ज क्या होगा dq, और dq की वैल्यू क्या होगी लैम्बडा dx। समझ में आया? इस रिंग की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, x वेरी करेगा 0 से लेके l तक। समझ में आया? तो हम पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, क्या आएगी, ये आएगी k dq, हर एक रिंग की वजह से x पे जाके हम dx का क्या लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट लिया, उस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे इस रिंग की वजह से क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ बताओ भाई। तो आप बोलोगे के डी क्यू, भाई रुको 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 रुको, क्यू चार्ज है, एक्स पे जाके हमने डीएक्स एलिमेंट लिया, इस पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया। आप देखो क्या इस पूरी रोड पे क्या हर जगह एक्स की वैल्यू चेंज होगी, अरे इस पूरी रोड पे क्या हर जगह एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वजह से, रिंग की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, रिंग की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग। हाँ, तो हमने कैलकुलेट किया, किसी भी एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट ले लिया, ठीक है, किसी भी एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट ले लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई रिपीट बच्चों, मेरे पास एक रिंग है रेडियस आर की, उस पे चार्ज क्यू है, एक रोड है जो इस एंड से स्टार्ट हो रही है और एल लेंथ की, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्बडा कूलम पर मीटर से। मेरे को इस रिंग की वजह से इस रोड पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इस रिंग की वजह से इस रोड पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ।
मेरे को पता है कि इस पूरी रोड के ऊपर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी अलग अलग जगह। तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा जहां पे वेरिएबल चीजें आ जाती है। तो यस, कांस्टेंट होती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। अब वेरिएबल आएगी तो मैं बोलूंगा यहां पे एक्स पे जाके इसके सेंटर से dx स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसके ऊपर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू रिंग E, दैट इज k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू dq की वैल्यू क्या आएगी लैम्बडा dx। तो हम लिखेंगे df बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन रॉड and that is product of charge into electric field due to disk, electric field due to disk। समझ में आया? हाँ, आ जाओ। तो df को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे देखो लिमिट लगा देंगे, dq की वैल्यू क्या आएगी लैम्बडा dx, e की वैल्यू क्या आएगी kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट करेंगे x को कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो बच्चों f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, kq लैम्बडा को, बच गया क्या x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से देखना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, r स्क्वायर x स्क्वायर को आप t स्क्वायर पुट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। तो ये तो कांस्टेंट है r, रेडियस ये तो वेरी नहीं करेगा, इसका आएगा 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। तो यहां से आप लिख सकते हो x dx की वैल्यू t dt, और नीचे r स्क्वायर x स्क्वायर को लिख दोगे t स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है ना। अब लिमिट देखो, पहले लिमिट कहां से कहां तक पुट करते हैं, 0 से लेके l तक, क्योंकि x वेरी करेगा 0 से लेके l तक। तो पहले आप यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करो, तो t की वैल्यू क्या आएगी r। फिर आप x को l पुट करो, तो t की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। समझ में आया? हाँ, तो आप लिमिट पुट कर दोगे, जब x था, अब यहां पे t वेरिएबल है तो t की लिमिट आएगी t से लेके अंडर रूट, t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे r, तो डायरेक्ट पुट कर दोगे r, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, अच्छे से समझना सभी, इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आएगा t dt अपॉन t क्यूब, r से लेके अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो आ जाएगा t स्क्वायर, r से लेके अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ में आया? यस। अब देखो इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/t, और बाहर जो है वो बाद में पुट कर देंगे इकट्ठा, ठीक है, ये इकट्ठा पुट कर देंगे बाद में, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो यहां पे पुट कर देते हैं, क्या था के क्यू लैम्बडा, लिमिट पुट करोगे r से लेके अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर,
तो के क्यू लैम्बडा 1/r माइनस 1/√r² प्लस l²। समझ में आया? आया क्या बच्चों? आया? कर सकते हो ना? यस। तो सभी को अच्छे से करना है, सभी को अच्छे से करने हैं सभी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन है। हाँ, अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां मैं ये ना करके मैं ये भी तो दे सकता था कि बताओ बच्चों, अगर मेरे पास एक ये रिंग है, एक रिंग है, और ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो आप लिमिट कहां से कहां लगाते हैं? आर से लेके इंफिनिटी तक dt/t² के क्यू लैम्बडा, ये आ जाती फोर्स। समझ में आया ना? अरे यही करते करते ना? अरे हाँ की ना? यस। दूसरा, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर इससे इजी ट्रिक बताओ। लो भाई, और इजी ट्रिक बताता हूं। अगर मान लो ये इनफाइनाइट होती या सेमी इनफाइनाइट होती, ये मेरे पास क्या है? रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है, और आपसे बोल दिया जाता कि फोर्स कैलकुलेट करो, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगी, ये इस पे लगाएगी जितना फोर्स, उतना ये इस पे लगाएगी, है ना? तो रिंग की वजह से तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिंग की वजह से इस रोड पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। पर अगर आप डिस्क की बात करो, सॉरी रिंग की बात करो, रोड की वजह से, भाई जितना फोर्स F ऑन रोड इज इक्वल टू F ऑन रिंग ड्यू टू ईच अदर। अरे यही आएगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यही बोलता था ना न्यूटन्स लॉ। अरे कूलम्ब्स लॉ में न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता था, वो यही बोलता था, बस साइन अपोजिट हो जाता था फोर्स का, न सॉरी डायरेक्शन। समझ में आया? तो आप एक काम करो, भाई रिंग की वजह से रोड के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आ रही है, बट क्या रोड की वजह से रिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी? हाँ, देखो भाई रोड की दूरी तो रिंग, रोड की दूरी, रोड के हर पॉइंट की दूरी रिंग से अलग अलग है ना, रोड के हर पॉइंट की दूरी रिंग से अलग अलग है, पर रिंग के हर पॉइंट की दूरी रोड से अलग अलग नहीं है। रिंग के हर पॉइंट की दूरी तो आर है ना, देख आर 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 आर। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे बना लो इस डायग्राम को, थोड़ी फील आएगी, समझ में भी आएगा। अप टू इन्फिनिटी लैम्बडा इक्यू। तो आपको पता है सेमी इनफाइनाइट की वजह से दो कंपोनेंट बनते हैं वन एंड पे, एक तो परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, है ना? और दोनों की वैल्यू क्या होती है? के लैम्बडा बाय आर, और इसकी भी के लैम्बडा बाय आर। तो ऐसे ही दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लोगे, इस पे भी क्या आएगी फोर्स? स्मॉल एलिमेंट एलिमेंट ले लो रिंग के, उन पे फोर्स कैलकुलेट करता है, इधर के लैम्बडा बाय आर, इधर के लैम्बडा बाय आर। समझ में आया? सभी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लोगे तो परपेंडिकुलर टू द रोड जो कंपोनेंट्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल है वो एड अप हो जाएंगे। तो डीक्यू डीक्यू एड अप होके क्या देगा? क्यू। और के लैम्बडा बाय आर, के लैम्बडा बाय एड अप होके क्या देगा? के लैम्बडा बाय आर। तो नेट फोर्स आप बता दोगे कि सर ये फोर्स लगेगी। इनफाइनाइट के केस में, ये इनफाइनाइट का केस है, याद रखना।
इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा, बट याद रखना ये इनफाइनाइट का केस नहीं था, ये फाइनाइट का था। समझ में आया बच्चों? लिख लो यहां पे, इफ रॉड इज सेमी इनफाइनाइट, तब ये आंसर आएगा। ठीक है, इफ रॉड इज सेमी इनफाइनाइट तब ये आंसर आएगा। मेथड 1 बता दिया था, ये था मेथड 1। और ये आ गया हमारा मेथड 2। समझ में आया? ये आ गया हमारा मेथड 2। ओके, बिल्कुल अच्छी बात है, कर लोगे ना सभी? आ जाओ बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखो, ये सभी बच्चों ने एक क्वेश्चन ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है, बस हमने रिंग की जगह पे एक रोड ले ली, एक और हमने एक इनफाइनाइट रोड ले ली। क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, ए सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, ए सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर, क्वेश्चन लिखो, ए सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, of length L of length L, charge density lambda 2 coulomb per meter, and an infinitely long charge wire of charge density lambda 1 and an infinitely long charge wire of charge density lambda 1 lies in a plate at a right angle to each other, right angle to each other lie कर रहे हैं। The separation between them is R naught, the separation between them is R naught, determine the force of interaction between the wires, determine the force of interaction between the wires, determine the force of interaction between the wires, समझ में आया? डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स। सिंपल सी बात है, वही है, स्मॉल एलिमेंट ले लेना है कोई भी, है ना, यहां से x दूरी पे ले लिया, dx नाम का चार्ज, उस पे क्या होगा dq, है ना, यस। तो इस रोड की वजह से, मान लो ये रोड है, सेकंड डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ये x है, यहाँ पे dq चार्ज रखा हुआ है, इस रोड की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, आप लिखोगे df, एंड दैट इज बेसिकली e dq। dq तो आप लिख लोगे, और वो आएगा e, क्या आएगा 2k लैम्डा बाय x इन, अब तो आ रहा होगा बेटा, अब तो साउंड आ रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना, है ना बच्चों? कर सकते हो ना? ओके, आदित्य अटेंडेंस ले ली, आदित्य अटेंडेंस ले ली बेटा।
एक बार और ले अब, एक बार और ले। नाम डाल रहा हूं बेटा, वो चेंज नहीं हो रहा, प्रोफाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। डन, आ जाओ। ओके, देखो सभी, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना, के लिए है ये, स्पेशली नीट के लिए नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वगैरह ज्यादा खेल जेई में आएगा। ठीक है, हाँ। ओके बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। ये सभी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी दे रहा हूं, याद रखना। फिर ये मत सोचना कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, हाँ, आ जाओ बच्चों। मान लो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट रोड है, तो सेमी इनफाइनाइट रोड नहीं, सेमी सर्कुलर रिंग है। मान लो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है ना। इस पे लैम्बडा कूलम पर मीटर चार्ज एनसी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस आर है। तो हमने इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, क्या थीटा पे जाके डी थीटा लिया था, स्मॉल एलिमेंट, है ना। और मैं बोलूंगा यहां पे एक्स पे जाके डी एक्स लिया था। डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, आर डी थीटा, और उससे डी आया था। नेट कैलकुलेट किया था तो हमारा नेट ई इधर आया था, और ई की वैल्यू आई थी 2k लैम्बडा बाय आर, आई थी ना। हाँ, अब बच्चों आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टर रिंग से। ये क्वार्टर रिंग बोलते हैं इसको। मान लो क्वार्टर रिंग है जिसकी रेडियस आर है, जिसपे चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हाँ। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पे, यहां पे। तो क्या करोगे, वही थीटा पे जाके डी थीटा, तो ये क्या आएगा, डी क्यू चार्ज आ जाएगा, और डी एक्स स्मॉल एलिमेंट है, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा, है ना। और हम जानते हैं डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा। तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर डी थीटा। समझ में आया, हाँ, समझ में आया ना। तो इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, वो आएगा इस डायरेक्शन में, डी क्यू की वजह से ऐसे। ध्यान से देखना, ऐसे आएगा डी, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये क्या आएगा, डी कोस थीटा, ये आएगा डी साइन थीटा। समझ में आया। तो बच्चों इसकी वजह से यहां पे क्या आ रहा है, डी जो कैलकुलेट करोगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यस, अब एक तो हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ई वर्टिकल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा।
थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके 90 तक, π/2। सोल्व कर लोगे? यस। एक आएगा हमारा ई हॉरिजॉन्टल, ये आएगा DE कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। समझ में आया? यस। डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, के डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट करो, लैम्बडा आर डी थीटा साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। ये स्क्वायर से ये आर कट गया, क्या बचेगा, के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, 0 से π/2। ये आ गया आपका ई वर्टिकल। ठीक है, हाँ ई वर्टिकल आ गया। अरे वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ई वर्टिकल की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप क्या लिखोगे, के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा का क्या आएगा, माइनस कोस थीटा 0 से π/2। शाबाश, बताओ आंसर क्या आएगा, के लैम्बडा बाय आर कोस π/2 की वैल्यू 0, माइनस बाहर ले लेते हैं ई वर्टिकल, और कोस 0 की वैल्यू 1। सोल्व करोगे तो माइनस बाहर वाला अंदर आएगा, तो क्या आएगा, के लैम्बडा बाय आर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ई हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करते हैं, के लैम्बडा बाय आर स्क्वायर इंटू dx आएगा, dq की जगह क्या आएगा, लैम्बडा dx, और dx की वैल्यू क्या आएगी, आर डी थीटा कोस थीटा। फिर से देखो, अगर आप बेसिक पे स्ट्रॉन्ग हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले dx लिखा, वहां पे x और थीटा दोनों वेरिएबल थे, फिर मैंने क्या चूज किया, मैंने x को थीटा में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में लिमिट लगाई 0 से π/2। ठीक है, सोल्व करने लगा, के लैम्बडा बाय आर बाहर आ गया, कोस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट किया 0 से π/2, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू के लैम्बडा बाय आर कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा 0 से π/2, आंसर आ जाएगा के लैम्बडा बाय आर। समझ में आया? तो मैं एक बात बता देता हूं बच्चों, अगर हमारे पास क्वार्टर रिंग है और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसके सेंटर पे, तो ये वाला कंपोनेंट भी के लैम्बडा बाय आर आएगा और ये वाला कंपोनेंट भी के लैम्बडा बाय आर आएगा। समझ में आया? अरे आया क्या? यस, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, करेक्ट। ये तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए है। अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो, अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इधर हो जाएगी, रिजल्टेंट इधर हो जाएंगे, के लैम्बडा बाय आर और के लैम्बडा बाय आर। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है, कर लोगे ना? हाँ, ओके। अब बच्चों उसके बाद में आता है सर एक स्टैंडर्ड बता दो, स्टैंडर्ड रिजल्ट, सो दैट वी कैन कैलकुलेट पूरी की पूरी रिंग का कितना भी साइज हो, कितना भी एंगल सबटेंड कर रही हो, हम उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। तो हमने एक जेनियन क्वेश्चन बनाया कि मान लो हमारे पास एक आर्क है, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ uniform charge
चार्ज सर्कुलर आर्क। यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर आर्क। मान लो हमारे पास बच्चों ये आर्क है, अब इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मान लो बच्चों ये आर्क है ऐसे कुछ इस तरीके से भाई, ठीक है। इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे थीटा, या हम बोल देते अल्फा। लैम्बडा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है। आपको इसकी वजह से इसके सेंटर पे जिसकी रेडियस आर है, इसकी सर्कुलर रिंग की आर्क की, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, थीटा पे जाके डी थीटा लेते थे ना, तो आ जाओ, आप जाओगे थीटा पे, थीटा पे जाके डी थीटा, ठीक है ना। हाँ, थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया हमने, तो यहां पे आया एक्स पे जाके डी एक्स, डीएक्स पे जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू, तो डी क्यू बाई डी एक्स इजकस टू लैम्बडा, तो डी क्यू इजकस टू लैम्बडा डी एक्स। और फर्दर लिखना चाहो तो थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैम्बडा आर डी थीटा। तो बच्चों इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा डी, क्या आएगा डीई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेंटर पे क्या आएगा डी। यस, अच्छी बात है। डी को क्या लिखेंगे हम, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे। यस, अब ये थीटा है, ध्यान से देखना है सभी ने। अगर ये ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है सभी ने, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यस, ये थीटा है, ये क्या है थीटा, और उस पे जाके हमने डी थीटा एलिमेंट लिया है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। क्या एलिमेंट चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही तो पहले कंपोनेंट बनाएंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो कंपोनेंट बना लो, एक इधर आएगा डीई कोस थीटा और एक इधर आएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। अब बच्चों इसमें जब आप डीई साइन थीटा को क्या लिखोगे, मैं बोलूंगा ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, है ना। यस, बिल्कुल। और ई वाई लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। समझ में आया? आया क्या? हाँ, अच्छी बात है। अब इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है, थीटा और डीएक्स। पुट करो वैल्यू, देखो एक बार ध्यान से, ई एक्स इज टू डी की वैल्यू पुट करो, ए डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां पे थीटा भी वेरिएबल है और डीएक्स भी वेरिएबल है,
तो हम दोनों को किसी एक में लेके आएंगे, या तो थीटा में ले जाएंगे या वेरिएबल में। तो मैंने बोला कि चलो थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को। तो मैं क्या पुट करूंगा, के लैम्बडा बाहर ले लूंगा अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लूंगा, dx का आएगा आर डी थीटा साइन थीटा। यहां से काट दो, बचेगा क्या, के लैम्बडा बाय आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा दी थीटा। अब कहां से कहां तक लिमिट लगाएं, तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। देखो माइनस अल्फा से वेट करना बच्चों एक बार, हाँ देखो ध्यान से बच्चों, माइनस अल्फा से इसके इधर आप साइन कन्वेंशन यूज कर लो, तो ये आएगा माइनस अल्फा बाई 2, पूरा अल्फा है, और ये आएगा प्लस अल्फा बाई 2। तो आप लिमिट पुट करो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, कर लो तो भाई क्या दिक्कत है। ex इक्वल्स टू के लैम्बडा बाय आर। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये इतना लंबा नहीं करना तो मैं इसको शॉर्ट में ही बता दूंगा। शॉर्ट में ऐसे करना है कि आप यहीं पे ही डी को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, देखो डी को सिंप्लीफाई करोगे तो लिख दो के लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सोल्व कर लो, आर से आर कट गया, के लैम्बडा बाय आर डी थीटा आ गया, पुट कर दो ex इक्वल्स टू के लैम्बडा बाय आर डी थीटा साइन थीटा। इंटीग्रेट करोगे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ex की वैल्यू आ जाएगी के लैम्बडा बाय आर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा का क्या आएगा कोस थीटा या माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ex की वैल्यू आ गई। दूसरी बात ध्यान से देख लेना, ey क्या करोगे, डी की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्बडा बाय आर तो बाहर निकाल लो, कोस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो ex की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, के लैम्बडा बाय आर लिमिट पुट करोगे तो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, हाँ तो आप पुट करोगे कोस अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ कोस माइनस अल्फा बाई 2। अब आप जानते हो, अगर आप जानते हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप लिख सकते हो ex इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, के लैम्बडा बाय आर भी बाहर है, आप जानते हो कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोस माइनस अल्फा बाई 2 को सीधा आप कोस अल्फा बाई 2 लिख दोगे, तो कट जाएगा आपका ex आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ey कैलकुलेट करना है आप, के लैम्बडा बाय आर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट करोगे कोस थीटा का क्या आएगा साइन थीटा, लिमिट पुट करोगे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, ey की वैल्यू आएगी के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा का क्या आएगा कोस थीटा। सॉरी ये तो इंटीग्रेट कर दिया ना पहले, हाँ अब लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 से माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो आप लिख दोगे ey इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर साइन
अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, क्योंकि माइनस है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो ई वाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे के लैम्बडा बाय आर, के लैम्बडा बाय आर टू साइन अल्फा बाय टू। सोल्व करो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ये आएगा ई वाई इज टू टू के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय टू। मतलब हमारे पास कोई भी आर्क रहे, कोई भी आर्क हो ऐसे, ठीक है, जो अल्फा एंगल सबटेंड करे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो आएगा, वो चाहे इधर आए चाहे इधर आए, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा, और कितना आएगा? टू के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय टू। कर लोगे या नहीं कर लोगे कैलकुलेट? जल्दी बताओ बच्चों, कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे क्या? बस तो फिर क्या दिक्कत है? फोर्थ स्टेप बेटा बताओ, एक बार टिक करके बताओ कहां से कहां। बेटा टिक करके बताना है। अब बताओ टिक करके कौन सा स्टेप नहीं आया? ये देखो यहां पे कोस था, कोस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, और साइन की लिमिट पुट करोगे तो आप लिखोगे के लैम्बडा बाय आर साइन अपर लिमिट अल्फा बाय टू माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाय टू। और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय टू माइनस ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस साइन अल्फा बाय टू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस कर दिया। समझ में आया? और फिर सोल्व करते चले गए। आया क्या पवार साहब? आया? ओके, तो बात सुननी है और समझनी है सभी ने एक साथ मेरे से, कि क्या मैं कोई भी रिंग हो, कितना भी एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही हूं, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर सकता हूं ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज आर्क, सर्कुलर आर्क? कोई भी आर्क हो उसके सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो ना? हाँ कि ना? कई बार बच्चे बोलते हैं सर फील्ड दिलाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कैंसिल आउट हो गया? अरे कोई भी इसके मिरर इमेज पे कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लो, यहां से इधर एक ले लो और इधर एक ले लो, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अभी अब ठीक हुआ है क्या? साउंड प्रॉब्लम अब थोड़ा रिड्यूस हुआ है क्या बच्चों? है भाई, रिड्यूस हुआ है? बताओ। ओके, अच्छी बात। मैं तुम्हें होमवर्क के लिए काम दे रहा हूं, एक होमवर्क करके लेके आना है, वो देख लो। हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट रोड है, या मैं बोलूंगा अभी तो इनफाइनाइट मान लो, एक इनफाइनाइट रोड है ऐसे, हमारे पास एक इनफाइनाइट रोड है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना है सभी ने। ओके, देखो
ऐसे ऐसे, ठीक है। इतना पोर्शन सर्कुलर है, क्वार्टर रिंग जैसा। आपको यहां पे आर दूरी पे यूनिफॉर्म चार्ज है, याद रखना, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो क्या बच्चों? देखो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यहां से यहां तक का पोर्शन एक, सेमी इनफाइनाइट का वन एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। यहां से यहां तक का पोर्शन दो, क्वार्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्वार्टर आर्क की वजह से, क्वार्टर रिंग की वजह से। और यहां से यहां एक, मतलब नंबर 3, सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या होती है। समझ में आया? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते? बेस्ट। तो बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट है, पहले की वजह से कैलकुलेट करेंगे सभी। पहले की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा पहले की वजह से। एक तो इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर। इसकी वजह से कैसे आएगा? इसकी वजह से, क्वार्टर की वजह से। एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, ब्लू कलर चूज करता हूं इसके लिए, सेकंड के लिए ब्लू कलर। एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, और एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर। अब इस थर्ड की वजह से इससे कैलकुलेट करता हूं मैं, इसको कैलकुलेट करूंगा कि कुछ डिफरेंट कलर से, कौन सा लें, ग्रीन ब्लू हो गया, रेड ले लेते हैं, रेड से। ध्यान से देखना, इस थर्ड पोर्शन की वजह से एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, और एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर। पता चल गया ना? अब जो अपोजिट में वो काट दो, इसका एक इसके एक को मार देगा, इन दोनों में से एक इसको एक को मार देगा। नेट क्या आएगा? इन दोनों की वजह से एक एक बच गया, ये आएगा √2 के लैम्डा बाय आर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर। समझ में आया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर। कर लोगे ना बच्चों? बताओ बच्चों, शाबाश। कर सकते हो या नहीं? अरे बोलो। एक दूसरा घर से करके लेके आना है। इन्फिनिटी से आई, ऐसे घूमी यहां तक, फिर ये इन्फिनिटी पे गई। रेडियस आर है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमी इनफाइनाइट रोड एंड ए सेमी रिंग। कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? याद रखना, ध्यान रखना है कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। बच्चों बगैर प्रैक्टिस के नहीं आएगा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, फिर बाद में तुम सोचोगे सर ये क्या हो गया। बिल्कुल नहीं आ पाएगा बगैर प्रैक्टिस के, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है? हाँ, ओके। अब तीसरा क्वेश्चन और लिखो, तीसरा क्वेश्चन और घर से करके लेके आना है। आ जाओ। चार्ज भाई पूरे में है, इसमें प्लस 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 ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप, बच्चे थोड़ी हो तुम। अब लैम्डा कूलम पर मीटर दे दिया वो। चार्ज एक जगह रखा होगा तो मैं उसी की बात करूंगा ना, पूरी रिंग क्यों बनाऊंगा? अरे पूरी ये क्यों बनाऊंगा? यहां पे रखा होगा, मैं बोल दूंगा भाई यहीं यहीं पे रखा हुआ है चार्ज, तो फिर ये बनाने का क्या फायदा भाई?
डायग्राम पूरा सोचा करो थोड़ा। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन है, शाबाश, सही बच्चे करेंगे। हमारे पास एक कंप्लीट रिंग है, इसकी रेडियस आर है, चार्ज इसके ऊपर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4। पोर्शन नंबर 1 की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, के लैम्डा बाय आर वैल्यू होगी, क्लियर, अच्छी बात है। पोर्शन नंबर 2 ये भी पॉजिटिव है ना, इसकी वजह से इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, इसकी वजह से भी के लैम्डा बाय आर इधर। पोर्शन नंबर 2 क्वार्टर रिंग। पोर्शन नंबर 3 नेगेटिव है भाई, इसकी वजह से किधर आएगा, जल्दी देखो, नेगेटिव है तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। पोर्शन नंबर 4 कैसा है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव, इसकी वजह से एक इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, एक इधर आएगा। अब इसका एक इसके एक को मार देगा, इसका एक इसके एक को मार देगा, नेट कितना बचेगा, 2 इधर और 2 नीचे। समझ में आया, तो हम लिख देंगे 2k लैम्डा बाय आर और इधर 2k लैम्डा बाय आर। सोल्व कर लोगे ना, रिजल्टेंट निकाल लोगे। ऐसे ही करना है, कभी इंटीग्रेशन के लग जाओ, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी है, रिजल्ट्स याद रखने हैं। अब बच्चों तुम सोच रहे होगे सर ये कैसे कर, भाई चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, रिजल्ट जरूर याद रखना है, कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब चल जाता है, रिजल्ट और कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है। अब देखो ये रिजल्ट याद, रिजल्ट दिमाग में था और कॉन्सेप्ट क्लियर था, तभी तो डायरेक्शन बना पाए। आ जाओ, अब एक ऐसा भी दे सकता है, ये सभी के लिए, जेई और नीट के लिए बता रहा हूं, कभी जेई नीट वाले सो गए हो। ये सारी जो प्रॉब्लम आई थी अब लास्ट में, ये सभी के लिए बच्चों। ये रेडियस आर है बच्चों, इस पे ऊपर वाले पोर्शन पे प्लस 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 माइनस 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 माइनस। सेंटर में बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अपर पोर्शन क्या है, अपर पोर्शन क्या है, बोलो, पॉजिटिव, उसकी वजह से इधर आएगा 2k लैम्डा बाय आर। लोअर पोर्शन क्या है, नेगेटिव, उसकी वजह से भी इधर आएगा 2k लैम्डा बाय आर। टोटल क्या आएगा 4k लैम्डा बाय आर। ये तो बहुत आसान था, है ना, नेगेटिव है तो डाउन टूवर्ड्स आएगा ना, तो उसकी तरफ आ गया 2k लैम्डा बाय आर। तो अपर पोर्शन सेमी सर्कुलर रिंग, नीचे वाला सेमी सर्कुलर रिंग, उसकी वजह से कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया। बहुत मौज कर दी, मौज कर दी, शाबाश भाई, शाबाश। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ठीक है, हाँ, बाकी कल करते हैं।
बाकी कल करते हैं, ठीक है ना सभी को? ओके, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय सभी को। ओके बेटा, बाय। बाय बच्चों, कर रहा हूं, अभी सेंड कर रहा हूं।